अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है फ्राइडे से और बहुत सारी डिफरेंट ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं। पिछले एक आध हफ्ते से कोई ख़ास ख़बरें दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ हाज़िर नहीं हुआ और मार्केट में कोई ऐसी अप्स एंड डाउन्स की मूवमेंट दिखाई नहीं दी, सिवाय ये कि फ्राइडे को हमारे पास पे रोल की रिपोर्ट थी, जो कि मिक्स रिपोर्ट हम कह सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डाउन साइड पर यानी अच्छा आया, पे रोल जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आया, तो मिक्स रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि जॉब की रिपोर्ट आई, लेकिन मार्केटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें दिखाई नहीं दिया। अच्छा, पिछले तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, 1.25 महीना होने वाला है यूक्रेन और रूस के हवाले से जो जंगी कैफियत है वो आपके सामने है। रूस मुस्तकिल बमबारी और आगे बढ़ता चला जा रहा है। मारियोपोल जो शहर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुए। आज हमारे पास खबर है कि बूचा एक जगह है, बूचा या बूशा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिविलियन मर्डर्स हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये बात आम है कि जनाब वहाँ पे मास ग्रेव्स यानी बहुत सारे लोगों की जो कब्रें हैं एक साथ दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर छोड़ रहा है और पूरी दुनिया को ये ललकार रहा है कि जनाब ये नेटो वाले या अमेरिकन फोर्सेस हैं या यूरोपियन यूनियन है वो क्या कर रहे हैं या किन बेसिस पे उन्होंने इन तमाम मामलात को छेड़ा कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक किया। हमें मालूम है कि पिछले बार भी रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये बात कही थी कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया है या उसके ऊपर जो इन्वेड किया गया है ये कोई 2 दिन की कहानी नहीं। पिछले 10 सालों से ये बात कही जाती रही यूक्रेन वालों से कि वो नेटो में अलायंस के हवाले से पेशरफ्त ना करें। तो इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब बैक इन 93, 92, 93 में जब ये आज़ाद हुआ यूक्रेन रूस से, जो कि साबिक़ा रियासत है रूस की, और उसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिका हो या नेटो की फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहीं कि नेटो का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए और नेटो में जो अभी 29 कंट्रीज या 29 ममालिक हैं उसको बढ़ाकर 30 मुल्कों तक उसकी रसाई हासिल कर ली जाए। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। 24 फरवरी को ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ था और आज 4 अप्रैल हो चुकी है और आज हम मुस्तकिल ये देख रहे हैं कि रूस के ख़िलाफ़ बहुत सारी तिजारती और सफारती पाबंदियां तो लगाई जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन की मदद को सही मानों में प्रैक्टिकली अगर नेटो अलायंस को या अमेरिकन फोर्सेस को आना चाहिए था वो नहीं आए, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोगों के मकानात टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, उनके अपार्टमेंट्स, उनके बिल्डिंग्स, उनके घर वो तबाह हो चुके हैं और वो वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरे ममालिक, जिसके अंदर सबसे सरफहरिस्त है पोलैंड में वो जाके पनाह हासिल कर रहे हैं। तो ये तमाम मामलात हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से चल रहे हैं और सिर्फ बातें और वादों के अलावा अमेरिका या नेटो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक वादा खिलाफी कह सकते हैं कि जनाब ये वादे किए गए थे यूक्रेन वालों से कि वो उनकी मदद को आएंगे, लेकिन आज तक वहाँ पर 1.5 महीने में अभी तक कोई मदद को नहीं आया। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि 1.5 महीने पहले हमने देखा था कि स्टॉक मार्केटों में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक में एक डाउनफॉल आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केटें दोबारा रिकवर हो रही हैं और अपर एरिया पर चलती चली जा रही हैं। इनकी और भी दूसरी वजूहात हैं, जैसे कि पिछली बार आपसे ये जिक्र किया गया था कि 16 मार्च को जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के FOMC में, जिसमें ये गुमान था, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा कर देगा, लेकिन शरह सूद में महज अमेरिका ने 25 बेसिस इजाफा किया, जिसकी वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जो डाउनफॉल आना चाहिए था या गोल्ड एंड सिल्वर में जो डाउनफॉल आना चाहिए था वो नहीं आया। और जिस तरीके से हमें ये मालूम है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, जो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना था उन्होंने महज 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, उसकी वजह से जो डॉलर की मार्केट में तेजी आनी चाहिए थी वो भी नहीं आई। तो ये मिक्स बातें पिछले हफ्ता 10 दिन से चल रही हैं। अब लोगों की नज़रें और लोगों की बातें, जो पूरी दुनिया के सरमायाकार हैं, वो अमेरिका की नेक्स्ट मीटिंग जो इस महीने के आखिर में होगी FOMC की, उसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका दोबारा से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा। बहरहाल अभी टाइम काफ़ी है, 25 डेज़ बाकी हैं और इन 25 दिनों में क्या कुछ होता है बहुत सारी बातें हो सकती हैं।
इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट आज 4 अप्रैल है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से हम देखते हैं कि जब फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म होता है तो सेकंड क्वार्टर के अवाइल में फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आज हमारे पास ये सेकंड क्वार्टर का सेकंड वर्किंग डे है, यानी फ्राइडे को 1 अप्रैल था, आज 4 अप्रैल है। अमेरिका की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं उनकी अर्निंग रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक्स पे एंड इवन के गोल्ड एंड सिल्वर एंड करेंसी मार्केट में पड़ता है। तो बहरहाल आज हमारे पास कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट तो नहीं है कि जनाब जैसे अमेजॉन है, एप्पल है, अल्फाबेट गूगल है या टेस्ला है या फेसबुक, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये सारी कंपनीज की रिपोर्ट्स के जो तारीखें वो आगे हमें हासिल होती रहेंगी, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन पॉइंट यही है कि इन तमाम बातों को आप जहन नशीन रखा करें जब आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हो और बना रहे हो कि जनाब हमें क्या कुछ करना है और मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये पॉइंट्स आपको जहन नशीन रखने चाहिए कि अभी हमारे पास ये अर्निंग का रिपोर्ट का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ज़्यादा डाउन एंड अपर साइड पे मार्केट दिखाई नहीं दे रही, यानी नीचे अगर हम देखते हैं तो एक 1915 का लेवल हमें दिखाई देता है, ऊपर 1940 का लेवल है या 1955 का इसने पिछले हफ्ते हाई किया था, वहाँ से मार्केट दोबारा डाउनफॉल हुई और 1930 और 15 तक का इसने लो किया। मार्केट मिक्स है। गोल्ड की मार्केट में जो इंडिकेशंस हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो हालात व वाक़यात पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आप गोल्ड को परचेज़ करें, गोल्ड को ख़रीदें, गोल्ड की ख़रीदारी करके आप काम कीजिए, इसको सेल आउट ना करें। उसकी वजूहात जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि अमेरिका ने अपने शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट की जगह सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जो कि गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव है, यानी गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को रेज करता तो गोल्ड की कीमतें ड्रेस्टिकली डाउन हो सकती थी। एक वजह तो हमें यह दिखाई देती है कि 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 50 बेसिस पॉइंट नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वजह से जो एक क्रिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रही है कि जनाब यूरोपियन यूनियन या अमेरिका या नेटो जो है इस जंग में जल्द कूद जाएगा, जिसकी वजह से लोगों में एक फियर फैक्टर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इन फियर फैक्टर में हम ये देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल की मार्केटें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चली जाती हैं। तो बहरहाल जो इंडिकेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, ऑयल, इन तमाम आइटम को आप बाय करके चांस लें, सेलिंग करके चांस नहीं लें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से 2015 से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो एक खलफशार है उनकी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में तेज़ी ही दिखाई देती है। बहरहाल इसको हम मज़ीद चेक में रखेंगे कि आइंदा क्या ख़बरें रहती हैं और क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट अब ये जो चलेगा हफ्ता 10-15 दिन, उसमें हमें अमेरिका की जो जायंट कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग रिपोर्ट पे नज़र रखनी है और जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स आते हैं, जो फिगर्स हैं, जैसे पेरोल की रिपोर्ट पिछले फ्राइडे को हमारे पास आई थी, वो मिक्स थी और मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में नहीं आया। आज हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट था। चाइना में हॉलिडे चल रही है, चिंग मिंग फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल भी चाइना की मार्केटें बंद रहेंगी, कल हांगकांग की मार्केटें भी बंद रहेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये तमाम हालात व वाक़यात को जहन नशीन रखने के लिए कि जब आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने जा रहे हों तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की कौन कौन सी मार्केटें बंद हैं, क्लोज हैं और उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट मार्केटों पर क्या पड़ सकता है, चाहे वो गोल्ड और सिल्वर हो, पैलेडियम हो, ऑयल की मार्केट हैं, उस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही कुछ बातें पाकिस्तान के हवाले से करते हैं। पाकिस्तान में एक आईनी बहरान वाली सिचुएशन चल रही है। पिछले 15-20 दिनों से हमारे सामने ये बात थी कि इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जाएगी और वो लाई गई। और कल हमने ये देखा कि बहुत सारी जो लोग जो है वो कशमकश का शिकार थे, परेशान थे कि क्या कुछ होगा, और वाकई में परेशानी का तो सिलसिला भी है। और आज परेशानी का मुंह बोलता सबूत आज हमारी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है, जो तकरीबन 1000 पॉइंट माइनस में है। यह आईनी बहरान कब जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक को
नहीं होने दिया और बाद में लेटर ऑन उन्होंने असेंबली को डिज़ोल्व करने की बात कर दी और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने असेंबलियाँ भी डिज़ोल्व कर दी हैं, जबकि कहा जा रहा है कि 15 दिन मज़ीद अभी इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमा रहेंगे, लेकिन इसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज़ में पाकिस्तान में नई इंतखाबात मुनक़िद करेगी। तो बहरहाल एक पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब आर्टिकल 69 ये डिफ़ाइन करता है कि पाकिस्तान की असेंबलीज़ में होने वाले जो सिलसिले होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहरहाल चैलेंज भी क्या करेंगे कि चैलेंज ये किया जाएगा कि हुकूमत को बहाल किया जाए, तो ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है जिसको हम आइनी बहरान के तौर पर जान रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमारी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर निगेटिव पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जैसा आपसे जिक्र किया कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है रूस और यूक्रेन के हवाले से, आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तस्वीर शाया की जा रही हैं। यूक्रेन का शहर है बूचा जिसमें मास ग्रेव्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले आपसे कहा कि जो नेगेटिव ख़बरें होती हैं इनके बेसिस पे सोने की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन आप सोने की कीमतों में आप अगर आर्ली चार्ट्स पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, उन बेसिस पे भी काम किया जा सकता है। पॉइंट क्या है कि आप उसके आर्ली चार्ट्स पर, जब या आर्ली चार्ट्स या 2 आर्ली चार्ट्स पर आप काम करते हैं तो आपके स्टॉप्स भी डिफाइन होने चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ ही आज सुबह से जो हम पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर अगर नज़र डालते हैं तो लंदन की फुटसी, डैक्स और CAC 40 फ्रांस का जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि फ्राइडे को जो अमेरिका की जॉब रिपोर्ट आई थी वो निस्बतन बेहतर थी, जो कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट छोड़ती है। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होता होगा। आपसे गुजारिश यही है कि इस जो क्लिप्स हैं इसको आप शेयर भी करें, आगे इसको फैलाएं और इसको सब्सक्राइब और लाइक भी करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ख़बरों के बारे में मालूमात हासिल होती रहें और वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आज हम ये कह सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर का बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। आज 4 अप्रैल है और आज एक सेकंड क्वार्टर का जो नॉर्मल डेज़ है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो आज 4 अप्रैल आज डेट है। आज से 43 ईयर्स कबल एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहरहाल हमारी यही दुआ है कि और यही कोशिश है कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात ना हो, तो बेहतर है कि प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से सूली पे लटका देना, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो अदालती निज़ाम है या जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है वो किस तरीके से मज़ीद बेहतर हो सकता है। बहरहाल आज इनकी 43rd डेथ एनिवर्सरी है, इसको पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में इस हवाले से तातीलात भी की गई हैं और स्कूल कॉलेजेस आज बंद हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।